सिक्स्थ क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ करेंगे जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका है हेलन केलर। ओके, आइए सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। अब यहाँ पे जो हेलन केलर जो थी वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो छूकर बहुत कुछ महसूस करती थी और वो ये देखना चाहती थी कि जिनकी आंखें हैं वो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या महसूस करते हैं। तो इसके लिए वो परीक्षा लेती रहती थी। उसका दोस्त, उसकी मित्र जो जंगल की सैर करके वापस लौटी थी, उनसे भी उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने वहां पे क्या क्या देखा। लेकिन उनके दोस्त का उत्तर था कि कुछ खास तो नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है, मगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो ये था आपका पाठ जो देखकर भी नहीं देखते। हेलन केलर ने बड़ी खूबसूरती से ये बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं। वो कुछ देखने का प्रयत्न नहीं करते और इसके साथ उनकी जो क्षमताएं हैं उनकी भी वो लोग कदर नहीं करते। जिस तरह मुझे आदत हो गई है
लोगों का जवाब सुनते सुनते लोगों का जवाब क्या, कुछ खास तो नहीं देखा। तो इससे मुझे महसूस होता है कि लोग अपनी जो नियामत है देखने की, उसको सही ढंग से उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये था आपका पाठ, जो देखकर भी नहीं देखते। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। ठीक है, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, सुंदरा स्वामी, जया विवेक, हेलन केलर। इसका उत्तर है हेलन केलर। ओके, नेक्स्ट है, हेलन केलर प्रकृति की चीजों को किस प्रकार पहचानती हैं? इसके ऑप्शंस हैं आपके देखकर, सूंघकर, छूकर, दूसरों से उसका वर्णन सुनकर। तो इसका उत्तर है छूकर। फिर है आपका, लेखिका को किसमें आनंद मिलता है? पहला है लोगों से बात करने में, प्रकृति को निहारने में, फूलों की पंखुड़ियों को छूने और उसकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में, और चौथा है आप, इसका उत्तर है फूलों की पंखुड़ियों को छूने और उसकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में। फिर है आपका, लेखिका किसके स्वर पर मंत्र मुग्ध हो जाती हैं? कोयल के, मैना के, मोर के, चिड़िया के। तो इसका उत्तर है चिड़िया के। ओके, फिर आगे है आपका, इनमें किस पेड़ की छाल चिकनी होती है? इसका उत्तर है, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो है चीड़, भोजपत्र, पीपल, बरगद। तो इसका उत्तर है भोजपत्र। आगे इस प्रश्न है, हेलन केलर की मित्र कहाँ घूमकर आई थी? शहर में, गांव, जंगल या बाग? तो इसका उत्तर है जंगल में घूमकर आई थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस पेड़ की छाल खुरदरी होती है? आपके ऑप्शन हैं चीड़, भोजपत्र, पीपल और बरगद। तो इसका उत्तर है चीड़। आगे है, हेलन केलर की आत्मकथा का क्या नाम है? जो हेलन केलर ने आत्मकथा लिखी है उसका क्या नाम है? पहला है स्टोरी ऑफ हेलन, स्टोरी ऑफ केलर, स्टोरी ऑफ गाइड, स्टोरी ऑफ लाइफ। तो इसका उत्तर है स्टोरी ऑफ लाइफ। फिर है आपका, मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की खालिस्तान होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। अब इस खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? उसके ऑप्शन हैं कान, दिमाग, आंख और नाक। तो इसका उत्तर है आंखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य अपनी खालिस्तान की कभी कदर नहीं करता। तो आपके ऑप्शन हैं बातों, क्षमताओं, प्रतिभाओं और जीवन। इसका उत्तर क्या है? अभी पढ़ा हमने, इसका उत्तर है क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। आगे है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी। अब इसमें सबसे पहले, लेखिका के कानों में किसके मधुर स्वर गूंजने लगते थे? इसका उत्तर है लेखिका के कानों में चिड़ियों के मधुर स्वर गूंजने लगते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखिका को प्रकृति के जादू का एहसास कब होता है? इसका उत्तर हो सकता है फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने से लेखिका को प्रकृति के जादू का एहसास होता है। फिर है, इस दुनिया के लोग कैसे हैं? उत्तर, इस दुनिया के अधिकांश लोग संवेदनहीन हैं। वे अपनी क्षमताओं की कद्र करना नहीं जानते। फिर है,
हेलन केलर अपने मित्रों की परीक्षा क्यों लेती है? इसका उत्तर है हेलन केलर अपने मित्रों की परीक्षा यह परखने के लिए लेती है कि वे क्या देखते हैं। फिर है, लेखिका को झरने का पानी कब आनंदित करता है? उत्तर है, लेखिका जब झरने के पानी में उंगलियां डालकर उसके बहाव को महसूस करती है तब वह आनंदित हो उठती है। अब आते हैं आपके जो पाठ्य पुस्तक में आपके अभ्यास हैं उन प्रश्नों के ऊपर। सबसे पहले, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? इसका उत्तर है, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कल कल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर है प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीजें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वे उन चीजों की चाह जरूर करती है जो उनके आसपास नहीं है। अगला प्रश्न है, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर उसका उत्तर लिखो। इसका उत्तर है, हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीजों जैसे भोजपत्र पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघ कर पहचान लेती हैं। फिर है आगे, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो आइए उत्तर देखते हैं। हमारी आंखें अनमोल होती हैं। संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। जीवन के सभी रंग आंखों से ही हैं। अतः यह जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। अच्छा, आगे है, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा, सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या देख सकते हैं आप। आज जब मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो चौराहे पर गांव के लोग किसी मसले पर चर्चा कर रहे थे। इतने में मेरी स्कूल बस आ गई। थोड़ी आगे चलकर स्कूल बस जाम में फंस गई। लगभग 15 मिनट बाद मैं विद्यालय पहुंचा। इसके बाद प्रार्थना में शामिल हुआ, फिर कक्षा में गया। उसके बाद धीरे धीरे शांति का वातावरण छाया। तो ये चीजें जो जब हम कहीं आते हैं जाते हैं तो हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हम देख सुन सकते
हैं और उनको आप लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं आपने यही लिखना है, जो भी आप देखते हैं बारीकी से उन चीजों को आप यहाँ पे इसके उत्तर में लिख सकते हैं। फिर है आगे, कान से ना सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। अब देखो भाई, जब आप कान से नहीं सुन पाएंगे तो एक तो आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज सुनी हो गई। जब आपको कोई आवाज ही नहीं आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दुनिया खत्म हो गई। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या लिख सकते हैं हम, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कान से सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। आंखें तो सब कुछ देखती हैं, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज नहीं सुन पाते तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम मूक फिल्मों की तरह देखते हैं। न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप में नहीं कर पाता होगा। देखो, जब आप सुन ही नहीं पाएंगे, किसी की बात समझ ही नहीं पाएंगे, तो आप क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे, आप अपने विचारों को कैसे बताएंगे कि किस बात के ऊपर जो है वो विचार रखना है, किसके ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस बात के ऊपर रखना है। ठीक है, तो इस तरह की परेशानियां जो है, अगर कान ना हो तो और दुनिया हमें इस तरह की लगेगी। आगे है प्रश्न 3, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। ठीक है, कि वो सुनकर या सूंघकर, जैसे यहाँ पे ये सूंघकर, ठीक है, सूंघकर, ओके, सूंघकर, चखकर, छूकर, क्या कौन कौन सी चीजें जो है वो अनुभव कर सकता है। तो इसका उत्तर, उनके अनुभव जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है। किसी भी चीज को चख कर वे क्या कहें, क्या है और कैसा अनुभव करते हैं। क्या आप पक्षी की आवाज को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं, यह कैसे संभव हो पाता है। क्या आप सूंघ कर बता सकते हैं कि यह कौन सा फूल है। सूंघ कर अच्छी बुरी चीज का अंदाजा किस हद तक लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न है कुछ जो पूछ सकते हैं हम कि वो किस तरह से सूंघ कर, चख कर, सुनकर चीजों का पता लगाते हैं। आगे है आपका, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते हो। अब वो कौन कौन सी, देखो, सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। ठीक है, अब जैसे सुनकर कानों से संबंधित है, चखकर जीभ से संबंधित है, सूंघकर नाक से संबंधित है और छूकर आपकी स्किन, त्वचा से संबंधित है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। सुनकर क्या कर सकते हैं, चिड़ियों का चहचहाना, गीत सुनकर गाय की पहचान, माता पिता की आवाज से पहचानना, कौए के को उसकी कर्कश आवाज से पहचानना आदि। और भी जो जो भी आप सुनकर पहचान सकते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। चखकर मिर्च का तीखापन, अचार की खटास, आम की मिठास, मीठी और कड़वी दवाई को आप चखकर पहचान सकते हैं। सूंघकर भोजन की गंध, फूलों की खुशबू, गंदे पानी की दुर्गंध, ये इनको हम सूंघकर पहचान सकते हैं। छूकर आग की गर्मी, बर्फ की ठंडक को हम छूकर, और भी जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पे इस तालिका में लिख सकते हैं। आगे है भाषा की बात। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीजों का स्पर्श होता है। चिकना, मुलायम, खुरदरा, सख्त, चिपचिपा और भुरभुरा। तो इसका उत्तर है, अब जैसे आपका चिकना है, चिकना क्या है, तेल, घी, क्रीम में चिकनापन होता है, तो इनको हम चिकनेपन से पहचान सकते हैं। ठीक है, मुलायम, ठीक है,
रेशमी कपड़ा बहुत मुलायम होता है, उसको हम छूकर देख सकते हैं कि ये रेशम का कपड़ा है कि नहीं। फिर खुरदरा, लकड़ी खुरदरी होती है, या छाल, ठीक है, पेड़ की छाल, वो भी खुरदरे होते हैं। फिर सख्त, लोहा, पत्थर, लकड़ी भी सख्त होती है। चिपचिपा, चिपचिपा देखो गोंद, गोंद करते हैं ना हम यूज, ठीक है, वो चिपचिपा होता है। फिर भुरभुरा, ठीक है, भुरभुरा, रेत भुरभुरी होती है, ठीक है, रेत हो गया आपका भुरभुरी। ओके, आगे है, अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और क्रिया से बने हुए हैं, इन्हें भी पहचान कर लिखो। ठीक है, तो ये शब्द हैं आपके भाववाचक संज्ञाएं, जैसे मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, भाव, फुर्ती, ताजगी, मजदूरी, एहसास। ठीक है, अब इसके जो मूल शब्द हैं, मीठा, भूखा, शांत, भोला, बूढ़ा, घबराना, बहना, फुर्तीला, ताजा, मजदूर, एहसास, ये मूल शब्द है। इससे ये भाववाचक संज्ञाएं बनी हुई हैं। ठीक है, और ये जो शब्द मूल शब्द हैं ये हैं क्या, वो ये लिखे हुए हैं। ये मूल शब्द मीठा क्या है, ये विशेषण है, भूखा विशेषण है, शांत विशेषण है, भोला विशेषण है, बूढ़ा विशेषण है, घबराना क्रिया है, बहना क्रिया है, फुर्तीला विशेषण है, ताज़ा विशेषण है, मजदूर संज्ञा है, और एहसास विशेषण है। इनसे इनसे इन शब्दों से ये भाववाचक संज्ञाएं बनी हुई हैं। समझ गए? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है आपका, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूं। इस बगीचे में आम, अमल तलाश, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। देखिए, आम, अमलतास, सेमल, ठीक है। अब नीचे कुछ मिलते जुलते शब्द दिए गए, कौन कौन से? अवधि, अवधि, मैं, और, दिन, दीन, ठीक है। फिर है आपका मेल, मैल, सिल, शील, ठीक है। अब ये मिलते जुलते शब्द हैं, इनका देखना है कि क्या ये अर्थ में एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं। तो सबसे पहले देखिए, अवधि। अवधि का अर्थ होता है, जिसको छोटी ई की मात्रा लगी है, यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है। ठीक है, ये समय की बात कर रहा है। फिर है अवधि। अवधि, अवध क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है, एक भाषा है। मैं, सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। दूसरा, जहां पे 2 मात्राएं हैं, ऐ की मात्रा है, उसमें ये अपने लिए यूज होता है, मैं दिल्ली का निवासी हूं। फिर है और, फिर है मेल। मेल, मेल होता है मिलना जुलना, मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए। फिर है मैल। मैल, मैल तो आप समझते ही हैं, इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगा या रहेगी। ठीक है। फिर है आपका और एक दिशा तरफ है, यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है। और होता है, या राम और श्याम भाई है। दिन, दीन, दिन का मतलब आपको पता ही है, आज दिन बड़ा सुहावना है। दीन, दीन होता है हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिल, सिल होता है बट्टा, माँ सिल पर मसाला पीस रही है। शील, शील का मतलब होता है शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। जो शील शांत स्वभाव के लोग होते हैं
वो सबको अच्छे लगते हैं। तो ये है इनमें अंतर है। एक जैसे बोलने को एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ में क्या है, अंतर है। आगे है अनुमान और कल्पना। अब आपकी किताब में ये चित्र दिया है, अब आपने इसको देखना है और इस चित्र पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सबसे पहली नजर कहाँ जाती है। हो सकता है आपकी नजर पहले स्कूटर वाले के ऊपर जाए, या इस पेड़ के ऊपर जाए, या ये जो लटका हुआ है इसके ऊपर जाए, या इस आदमी के ऊपर जाए, या इस ऑटो रिक्शा के ऊपर जाए, या इस बिल्डिंग के ऊपर जाए, या इस आदमी के ऊपर जाए, ठीक है, या इस साइकिल के ऊपर जाए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह से इसका उत्तर देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपने अनुमान और कल्पना करनी है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं अगर बात करूं अपनी, तो मेरी जो पहली नज़र है वो कहाँ जा रही है। इस तस्वीर में मेरी पहली नज़र आसमान, ये देखो आसमान है ऊपर, ये इसकी ओर जा रही है। आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। देखो यहाँ पे, देखो ये रोशनी है कितनी सारी। ठीक है, अच्छा फिर है आपका गली में क्या क्या चीजें हैं। अब इस गली में देखो जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उन सब के बारे में आप लिखना है। क्या क्या आपको दिख रहा है, साइकिल दिख रही है, मोटरसाइकिल दिख रहा है, स्कूटर पर आदमी दिख रहा है, ठीक है, ऑटो रिक्शा दिख रहा है। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हमें दिख रही हैं। तो हम लिख सकते हैं कि गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी और एक साइकिल लेकर खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। गली में एक और कुछ दुकानें हैं, दुकान की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। ये दुकानों की पूरी ऊपर की मंजिल की बालकोनी से कपड़े लटक रहे हैं। ये देखिए कपड़े हैं, सारे कपड़े लटके हुए हैं। ठीक है, गली की दूसरी ओर कुछ साइकिलें और मोटरसाइकिल खड़ी हैं, एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है। ये देखो ये साइकिलें हैं, ये ऑटो रिक्शा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस गली में दिख रही है। आगे है इस गली में हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती हैं होंगी। और वो आपको बोला है कि सुबह के वक्त कौन सी आवाजें सुनाई देती हैं, दोपहर के वक्त, फिर शाम के वक्त और रात के वक्त। इन समयों पर हमने ये देखना है कि इन वक्त पे, इन समयों पे कौन सी आवाजें इस गली में सुनाई देती होंगी। ठीक है, अनुमान लगाना है हमने। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही, जो आपको लगता है, जो आप अनुमान लगा सकते हैं आप लिख सकते हैं। सुबह के वक्त गली में साइकिल की घंटियों, मंदिरों के लाउड स्पीकरों, स्कूटर और ऑटो रिक्शा, दूध वाले तथा फेरी वालों की ध्वनियां सुनाई देती होंगी। अब दोपहर के वक्त क्या होता होगा? दोपहर के वक्त फेरी वालों, ठेले वालों और कबाड़ी वालों तथा स्कूल से वापस आते बच्चों की आवाज आती होगी। शाम के वक्त साइकिल की घंटियों, वाहनों का शोर, रेडियो पर बजते गानों, बच्चों के खेलने की आवाज़ें और लोगों की बातचीत की आवाज़ भी आती होगी। रात के वक्त क्या होता होगा? रात के वक्त आते जाते लोगों के कदमों की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, चौकीदार के जागते रहो और पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ आती होगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका। अब आगे जो प्रश्न है वो है अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी। ठीक है, अब इसका उत्तर देखते हैं। अलग अलग समय में गली तो बही रहती होगी, बस वहाँ आने जाने और रुकने वाले लोग बदलते होंगे। सुबह और शाम के समय वहाँ हलचल रहती होगी तथा दोपहर और शाम में शांति छाई रहती होगी। यहाँ पे रात में शांति छाई रहती होगी। ओके, आगे है ये तारे गली को कहाँ कहाँ जोड़ती होंगी। तारे है ऊपर, तो वो कहाँ कहाँ जोड़ती होंगी। बिजली की तारें गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होंगी। टेलीफोन की तारें दूर स्थित मुख्य दूरभाष बक्से से जुड़ी होंगी। केबल की तारें किसी टीवी टावर से जुड़ी होंगी। ठीक है, तो ये हैं आपकी जो तारें हैं, चाहे वो टेलीफोन की है, बिजली की है या केबल की है, वो कहाँ कहाँ जुड़ी होंगी।
फिर है आपका साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा, ये भी अनुमान लगाना है। हम ये भी लिख सकते हैं कि वो घर से बाजार जा रहा है, या बाजार से घर की ओर जा रहा है, या दूध बेच कर आ रहा है, ठीक है, या सामान लेकर आ रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपको लगता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइकिल वाला घर से आकर कार्यालय जा रहा होगा, नौकरी करने जा रहा होगा। ओके, तो ये था आपका पाठ, जो देखकर भी नहीं देखते। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।